Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का 13th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले ज्योग्राफी के इस थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के हम 12 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने मिनरल्स के क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स और एक्सट्रैक्शन की बात की। साथ ही साथ हमने पावर सोर्सेज जैसे कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की भी बात की है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने बात की थी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की। जी हाँ, इसके पहले हम विंड एनर्जी की बात कर चुके हैं, जिसके हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके साइंस से तो डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। इस न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम अभी कन्वेंशनल नहीं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, जिसको सब इस्तेमाल करते हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत, यानी कि जिसको सब लोग इस्तेमाल नहीं करता है, बहुत कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की बात की है। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, यानी कि परमाणु ऊर्जा के बारे में। जी हाँ, न्यूक्लियर मतलब परमाणु ऊर्जा के बारे में। ये क्या होता है, कैसा होता है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, तो आपको हम बता दें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है ना, ऐसे अलग अलग जैसे चीजें हैं, मेटल नॉन मेटल, ऐसे में ही कुछ और एलिमेंट्स है, जैसे कि यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम, और है थोरियम, है ना। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा भी आप लोगे ना तो इसके अंदर बहुत एनर्जी है। जैसे मान लो आपने क्या लिया, 1 kg आयरन लिया, ठीक, और 1 kg यूरेनियम लिया, 1 kg आपने Fe आयरन लिया और 1 kg यूरेनियम लिया, तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी यूरेनियम देगा। क्योंकि यूरेनियम के इतना सा भी हम थोड़ा सा भी यूरेनियम लेंगे और उसको रिएक्ट कराएंगे ना, तो बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। कैसे होती है ना, अभी आपको करके दिखाते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करके कि कैसे जनरेट होती है। तो आप समझिए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थ बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ बोलते हैं। क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। जब किसी एक चीज के अंदर कोई एटम है, उसके अंदर अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे ऐसी रेज निकले ना, यानी एक ही एटम के अंदर बहुत सारी एनर्जी हो, ढेर सारी एनर्जी हो, जरूरत से ज्यादा एनर्जी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या उसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो ऐसा एलिमेंट कौन है? यूरेनियम है, थोरियम है, ठीक, यूरेनियम और थोरियम। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ज्यादा एनर्जी होती कैसे, क्या होता है, तो आपको बताते हैं। ये जो अगर यूरेनियम का आप सिंगल एटम लेंगे, एटम तो आपको समझता होगा, है ना, यूरेनियम का जो सिंगल एटम होता है, एक एटम आप यूरेनियम का लीजिए, ऐसा यूरेनियम का एक एटम लेंगे, और जब उसको रिएक्ट करवाते हैं ना, रिएक्टर में डाल के, न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल के रिएक्ट कराते हैं, उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, वो 1 का 3 बन जाता है। जी हाँ, 1 का क्या बन जाता है अपने आप? 3 बन जाता है। अब वो 3 बन गया, अब ये तीनों भी तो गर्म होगा ना, इसको भी हीट करेंगे तो ये 3 में से और 3 निकलेगा, यानी इसमें से 3, फिर इसमें से 3, है ना, फिर इसमें से भी ऐसा 3। तो आप देखिए 1 से 3 हुआ, 3 से इधर, 3 से इधर 9 27 हो गया। ऐसे बढ़ते जाएंगे, रिएक्शन बढ़ते जाती है, यानी हमने सिर्फ एक एटम लेके रिएक्शन करवाया और ये अपने आप बढ़ते जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर फिजन, है ना, नाभिकीय घटन विघटन ऐसा बोलते हैं इसको हिंदी में, तो उसको आप ध्यान मत दीजिए। फिजन मतलब क्या होता है? टूटना, अलग होना, यानी एक एटम से 3 हो गया, इस 3 में से हर एक का 3 निकला, है ना, 3 9 हो गया। अब इसमें से इसके भी 3 निकलेंगे, इसके भी 3 निकलेंगे, इसके भी 3 ऐसा करते पूरी चेन बन जाएगी, है ना। इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चेन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि न्यूक्लियर एटम जो होता है बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है। और कौन है न्यूक्लियर एटम? यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ऐसे क्या है? न्यूक्लियर एटम है। तो इनका इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट की जाती है। कैसे की जाती है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में। चलिए हम आपको समझाते हैं क्या प्रोसेस होता है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, समझ लीजिए बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर हमने यूरेनियम का एक एटम लिया, देखिए यूरेनियम लिया हुआ है, यूरेनियम लिया हुआ है उसके अंदर, और हम क्या कर रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर, रिएक्शन करा रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, और अंदर पानी है, क्या है अंदर? वाटर रखा है। अब जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें से हीट निकलेगा, क्योंकि 1 का 3 बनेगा, 3 का 27, सब प्रोसेस बहुत फास्ट होगी, तो हीट निकलेगा। उस हीट से पानी क्या हो जाएगा? अपने आप गर्म हो जाएगा,
और आपको पता है गर्म चीज कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, तो हीट हो जाएगा तो अपने आप वाटर इधर मूव करने लगा पाइप से। फिर ये जो हीट वाटर है, हॉट वाटर है, गर्म पानी है, इसको और गर्म करते हैं और भी हीट करते हैं, इतना हीट हो जाता है तो क्या बन जाता है, स्टीम, है ना। पानी को आप गर्म करो तो 100 डिग्री के ऊपर उबाल दो, बॉइलिंग पॉइंट से क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। तो ये हॉट वाटर क्या बन जा रहा है, स्टीम बन जा रहा है, भाप बन जा रहा है, ठीक। अब भाप क्या होता है, गैस होती है, गैस मतलब एयर जैसी। तो ये स्टीम क्या करता है, टरबाइन लगा रहता है, उस टरबाइन को घुमाता है, यानी ब्लेड्स को घुमाता है। यहाँ पर पानी थोड़ी घुमा सकता है, पानी को बहुत स्लो घुमाएगा, जबकि पानी को हम हीट इसमें स्टीम में भाप में बना देंगे तो हवा की तरह हो जाएगा, हवा से तो टरबाइन बहुत घूमेगा। और ये टरबाइन कनेक्ट होता है जनरेटर से, जैसे जैसे पंखा घूमता है, टरबाइन घूमता है, ब्लेड्स घूमती हैं, किसी वजह से, स्टीम की वजह से, तो क्या घूमने लगता है, जनरेटर घूमने लगता है। और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। सेम प्रोसेस आपको पहले भी समझा चुके, कोल वाला, नीचे कोयला होता है, ऐसा समझाते हैं ना आपको। जैसे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, यहाँ पे कोयला रखते हैं, पानी रखते हैं, फिर ऐसे गर्म कर टरबाइन लगा रहता है, ठीक है। आप कोयला गर्म करेंगे तो पानी अपने भाप बनेगा, पानी भाप बनेगा तो भाप ऊपर जाके टरबाइन घुमाएगा, पंखा घुमाएगा, ब्लेड घूमेंगे तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। कैसा होता है, न्यूक्लियर एक चैम्बर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर एटम रखते हैं, यूरेनियम रख लेंगे, प्लूटोनियम रख लेंगे, थोरियम रख लेंगे। क्या होगा, उसको रिएक्ट कराएंगे तो 1 का 3 बनेगा, 3 का 9 बनेगा, 9 का ऐसा 27 ऐसे निकलेगा ना। तो क्या होगा, अंदर जो वाटर है वो हीट होगा, क्योंकि गर्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर इस रिएक्शन की वजह से अलग अलग एक ही एटम से इतने सारे एटम बनने से हीट निकलती है, गर्मी। उसी गर्मी की वजह से पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। फिर ये हीटेड वाटर इतना हॉट हो जाएगा कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। पाइप के थ्रू उसको कहाँ डाल देंगे, टरबाइन के ऊपर, यानी इसको ब्लेड्स तक पहुंचा देंगे टरबाइन के मोटर के। अब वो हवा वहां जाएगी, स्टीम वहां पर जाएगा, तो हवा है, ऐसा गोल गोल घुमाएगा उसको। जब ये गोल गोल घूमेगा ये टरबाइन, तो कैसे कनेक्ट होता है, जनरेटर से। जब ये गोल घूमेगा तो जनरेटर अपने आप क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट, यानी पॉइंट वाइज देख लेंगे कि कैसे जनरेट होता है, कैसे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो डायग्राम को आप पूरा ध्यान में रखिए, डायग्राम अपने पूरे दिमाग में फिट बिठा लीजिए, कैसे काम होता है, कैसे प्रोसेस होती है। आप डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको ड्रॉ कर लीजिए पॉज करके, आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं फैक्ट्स की न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हमें बात करनी है कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाती है। तो लेट अस सी हाउ न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर एटम्स। तो देखिए, सबसे पहली बात कि एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर एटम्स। जी हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहते हैं, जो भी एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में जो एनर्जी होती है, उनके जो न्यूक्लियाई में एनर्जी जनरेट स्टोर होती है, उस एनर्जी से एनर्जी जनरेट करना क्या कहलाता है, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। न्यूक्लियर एटॉमिक जो एटम होते हैं ना, उनके न्यूक्लियर में जो एनर्जी, आप एटम के बारे में पढ़े होंगे, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, पढ़ा होगा आपने ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहीं पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। ऐसा आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ऐसा एटम होता है, एटम के बीच में ऐसा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इधर इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। एटम के बारे में, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा पूरी तरीके से साइंस में, प्रीवियस क्लासेस में। वही एटम के इस न्यूक्लियस में ना एनर्जी होती है, उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो अंदर क्या एनर्जी है। उस एनर्जी की मदद से जो एनर्जी जनरेट की जाती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। यानी कि इस न्यूक्लियर के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी प्रेजेंट है, उसकी मदद से जो एनर्जी ऑब्टेन करेंगे ना, उस एनर्जी को बोलेंगे न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस से निकाली जाएगी इससे न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब किससे निकाल जाती है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ज्यादा होता है, नॉर्मल एटम में कम होता है, जबकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इस तरह के इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें से जो एनर्जी निकालते हैं ना, हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियर एटम्स से, न्यूक्लियर एटम से निकाला जाता है। दूसरी बात, ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, है ना। द प्रोसेस थ्रू विच न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन्ड इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन, है ना। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू एटम्स के न्यूक्लियस से एनर्जी जनरेट की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। तीसरी बात, यूएसए और यूरोप जो है बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर से इस एनर्जी को जनरेट करने में। जी हाँ, यूएसए और यूरोप में बहुत ज्यादा जनरेट होती है एनर्जी, सबसे आगे हैं ये। इसका इस्तेमाल होता है बम्स बनाने में, बहुत सारे मतलब मिसाइल्स में, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में आती है। आपने एटम बम का नाम सुना होगा, एटम बम बहुत खतरनाक होता है। एटम बम्स का नाम एटम है, क्यों, क्योंकि वो एटम से बना है, यानी एक एटम बम इतना सा टुकड़ा गिरा दो यूरेनियम का। अब आपको बताया कि रिएक्शन होता है, एक एटम बनाता है 3, वो तीनों तीन निकालते हैं ना, 9 होगा, फिर 9 का 27 होगा, ऐसे निकलते जाते हैं ना।
तो क्या होता है, छोटा सा इतना सा टुकड़ा भी गिराया हमने ना यूरेनियम का बम के साथ, तो बम फटेगा तो यूरेनियम का में रिएक्शन शुरू हो जाएगा, चेन रिएक्शन शुरू होगी, एटम 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 ऐसे पूरा भरते जाएगा, चारों तरफ तबाही तबाही हो जाएगी। तो इसी तरह से एटम बम काम करता है इसी पे, किस न्यूक्लियर फिजन वाले प्रोसेस पे, ठीक। और कौन है प्रोड्यूसर, यूएसए और यूरोप बहुत लीडिंग प्रोड्यूसर है। हमारे इंडिया में राजस्थान हो गया है ना, झारखंड हो गया, वहां भी बहुत ज्यादा यूरेनियम मिलता है, यानी लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया के, बहुत ज्यादा नहीं मिलता लेकिन इंडिया के हिसाब से किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा यही जगह पर मिलता है। यहीं से हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर से आप छोटा सा एटम ले लो, देख लो आप, एक एटम रखा, उस एक से 3 निकलेंगे, 3 के हर एक के 3-3 निकलेंगे, और उन तीनों के निकले हुए 3-3 के और 3-3 ऐसे निकलते जाएंगे, पूरी चेन बन जाएगी। अब यहाँ पे पानी रखा हुआ, पानी इस चेन की वजह से, इस रिएक्शन की वजह से हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इतना गर्म होगा कि वो भाप में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भाप में कन्वर्ट होगा यानी गैस बन जाएगा, तो गैस क्या करती है, फिर एयर की तरह होती है, वो किसी को घुमा देती है, तो जो ब्लेड्स लगे हैं टरबाइन के, उनको घुमा देगी, कौन, ये स्टीमी गैस। अब ये टरबाइन घूमेगी, ब्लेड घूमेगा, तो इस जनरेटर में क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और इसी इलेक्ट्रिसिटी को तो हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, इसको ही तो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोसेस से पूरा चलेगा। हमारे यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं, तो इंडिया में तारापुर महाराष्ट्र है ना, कोटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु, ककरापार गुजरात, है ना, ऐसे हैं बहुत सारे जहां से एनर्जी जनरेट की जाती है। तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, है ना, कलपक्कम तमिलनाडु और ककरापार गुजरात, ऐसे 5 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है मेन वाले, और भी कुछ जगह पर है, बट हम आपको इंपॉर्टेंट और मेजर बता रहे हैं। यहाँ पर क्या होती है, इस तरह के रिएक्शन कराते हैं, ऐसा पूरा सेटअप होता है और न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते होंगे। तो ये आपको क्लियर होगा यहाँ पर मेरे ख्याल से कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। कैसे की जाती है, न्यूक्लियर एटम लेते हैं, वो न्यूक्लियर एटम के न्यूक्लियस से जो एनर्जी जनरेट होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर एटम्स इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। फिर क्या होता है, कौन सी रिएक्शन के थ्रू, न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन को। फिजन मतलब क्या, टूटना, है ना, एक एटम टूट गया 3 में, वो 3 और 3 में टूट गया, 27 हो गए, 9 हो गए, है ना, 9 हो गए, फिर और 27 हो गए, ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। और ये किस में होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो जिसके अंदर अल्फा बीटा गामा रे होती है, यानी एक छोटा सा एटम जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी ना, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो कौन है ऐसा, यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। उसको डाल देते हैं रिएक्टर में, उसको इतना हीट कराते हैं कि रिएक्शन होता है, तो अपने आप हीट और निकलती है, पानी को गर्म कर डालता है, वो इतना गर्म करता है कि पानी भाप में बदल जाता है। भाप मतलब एयर, और वो किसको घुमाएगी, फिर टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन घूमेगा, पंखा घूमेगा, तो अपने आप जनरेटर में क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम बल्ब जलाने में, पंखा घुमाने में, कुछ भी करने में, अपने एनर्जी ऑब्टेन करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाती है। अब आप देख रहे होंगे, आपको हमने सवाल आया होगा, ठीक, कि ये जो एक एटम है उसका 3 बना, 3 के और 27 बने, तो ऐसे चलते जाएगा रिएक्शन। एक समय तो ऐसा है कि बहुत सारी एनर्जी जनरेट हो जाएगी, यानी पानी तो पूरा भाप बन जाएगा, यहाँ पर उड़ जाएगा पूरा, इतना रिएक्शन हो जाएगा, पूरा फट जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है ना, इतना रिएक्शन हो जाता है। या जब, जैसा मैंने आपको एटम बम के बारे में बताया कि हमने एटम बम में क्या किया, एक एटम ऐसा डाल दिया, है ना, तो 3 के 1 के 3 निकले, इसके फिर और 3 निकले, इसके 3 निकले, ऐसे करते करते 3 से निकलते जाएंगे, तो प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होगी, है ना। ऐसा आप सोच लो आप, ऐसा कि ऐसा होगा। तो क्या किया जाता है, इस न्यूक्लियर एटम में ना एक कैडमियम की रॉड लगाई जाती है, क्या की, कैडमियम, CD कैडमियम बोलते हैं। क्या करता है, ये जो 3 एटम निकलते हैं ना, 3 में से 2 को क्या करता है, वो सोख लेता है। अब बच गया 1, अब 1 से कितने निकलेंगे, 3, अब वो 3 से फिर से 2 सोख लेगा, अब बचा क्या, 1, यानी फिर से 1 के 3, फिर 2 सोखा, यानी कि जो एटम है वो 3 निकलते जाएंगे, तो 3 में से 2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, बचा क्या, फिर 1, यानी कभी भी रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्योंकि एक एटम तो निकलते जा रहा है, बचते जा रहा है, निकल तो 3 रहे हैं, पर 3 में से हम 2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 1 को रहने दे रहे हैं। अगर तीनों एब्जॉर्ब कर लेंगे तो रिएक्शन रुक जाएगी, तो ऐसा होता है। तो हमें यही प्रोसेस अपनाते हैं रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोलते हैं। और इस प्रोसेस से क्या ऑब्टेन होती है, न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो ये तो बात कर ली हमने न्यूक्लियर एनर्जी कैसे वर्किंग है, कैसे इसका फंक्शन है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। चलिए हम न्यूक्लियर एनर्जी के नफा नुकसान की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जी हाँ, नाभिकीय ऊर्जा के क्या प्रभाव, जो दुष्प्रभाव हैं, उनके जो फायदे हैं, जो नुकसान है, यानी कि नफा नुकसान जो है न्यूक्लियर एनर्जी का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। किस तरह के एडवांटेजेस, फायदे क्या होते हैं, किस तरह का नुकसान है, डिसएडवांटेज क्या है। चलिए सबसे पहली बात हम एडवांटेज को पढ़ते हैं, क्या फायदा हमसे होता है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने से, क्या क्या फायदा है इसका। सबसे पहला
इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी थोड़े से बहुत सारा एनर्जी नहीं मिलता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है किससे, इस तरह के प्रोसेस से, यानी न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं। तो फायदा भाई थोड़ा सा बहुत एनर्जी मिलता है, और वैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करने की है ना, एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा चाहिए हमको, इसलिए ज्यादा एनर्जी इससे जनरेट हो सकती है। बाकी प्रोसेस तो लिमिटेड है ना, बाकी दूसरे सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, कोल जो भी सब लिमिटेड है, लेकिन इससे हम बहुत एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट। जी हाँ, छोटा सा एक एटम दो और आपको ढेर सारे एटम मिलेंगे, रिएक्शन चलती जाएगी। थोड़ा सा इनपुट देंगे आप, बहुत सारा एनर्जी मिलेगा, यानी लेस इनपुट बट गिव्स मोर आउटपुट, है ना। तो ये फायदे हैं इसके, किसके, न्यूक्लियर एनर्जी के ये एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेज, सबसे पहला कि इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पहला एडवांटेज। दूसरी बात, लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट। जी हाँ, इसमें हमें इनपुट कम देना होता है ना, कम सोर्स देंगे लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी, आउटपुट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये हो गया एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके नुकसान है, डिसएडवांटेज की। सबसे पहला एक्सपेंसिव, बहुत महंगा भाई, न्यूक्लियर एटम इतने आसानी से नहीं मिलते, उतना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर पूरा सेटअप बनाना जो आपको यहाँ बना के दिखाया था, वो बहुत महंगा प्रोसेस है ना, उसे करने में बहुत खर्चा आता है। साथ ही साथ न्यूक्लियर एटम जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम अर्थ पे बहुत कम है, तो वो निकालने में बहुत टाइम लगता है, बहुत महंगा प्रोसेस है। दूसरा, जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेव्स। रेडियो एक्टिव वेव्स मतलब रेडियोधर्मी पदार्थ, किरणें, रेडियोधर्मी किरणें, यानी कि वो रेस, वो वेव्स जिसके टच होने से, जो बॉडी को लगने से इंसान की डेथ हो जाती है, जिसमें कैंसर हो जाता है इंसान को, तुरंत डेथ भी हो जाती है, बहुत हार्मफुल वेव्स होती हैं, ये रेज होती है बहुत हार्मफुल, जो हमारे बॉडी को करती पूरा नुकसान पहुंचाती है, हमें कैंसर तक हो जाता है। यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज आपने सुना होगा सन से आता है, उससे भी इंसान को कैंसर हो सकता है। जो भी हार्मफुल, बहुत हार्मफुल रेज होती हैं जिसे रेडियो एक्टिव वेव्स कहते हैं, वो इन एटम से निकलता है, इस रिएक्शन से निकलता है, जो हमें क्या कर सकता है, पूरी तरह से बीमार कर सकता है। तो ये बात होगी एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसकी, न्यूक्लियर एनर्जी की। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देखा। तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए, और साइंस के साथ इस चैप्टर को पढ़िए, तो आपको साइंस के बहुत सारे पोर्शन में बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसी तरह से देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।